जय हिंद फ्रेंड्स। नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है यूक्लिड की ज्योमेट्री। यूक्लिड एक गणितज्ञ थे जो कि ग्रीक में हुए थे, यूनान में। तो उनके कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, मतलब कि वो हर जगह लागू होती हैं। ऐसी अवधारणाएं बताई कि जिनको आप यूज करके किसी एक रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। ये इन अवधारणाओं को इस्तेमाल करके आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। और जब ये अवधारणाएं कभी भी प्रूफ नहीं करनी है आपको, ये अवधारणाएं यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह मान करके चलनी है। और इसकी सहायता से जिस चीज को हम प्रूफ करेंगे उसको बोल देंगे थ्योरम्स, हिंदी में बोलेंगे प्रमेय। लेकिन अब चूंकि इन अवधारणाओं में भी हमें कुछ चीजें ये जाननी है कि इन अवधारणाओं में भी कुछ ऐसे टर्म होंगे जो कि हमें पहले से ही डिफाइंड हैं या नॉट डिफाइंड हैं, मतलब पहले से ही वो परिभाषित होंगे या परिभाषित नहीं होंगे, लेकिन हम उसको जनरल जीवन में, एक सामान्य जीवन में उसको ये मान लेते हैं कि ये चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, मतलब बिना परिभाषा के अनडिफाइंड टर्म भी हमारे सामने आएंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे कहा जाए बिंदु क्या होता है, पॉइंट, उसकी कोई डिफिनीशन नहीं है। एक काला सा मोल जैसा लगा देंगे, तिल जैसा, ये क्या है, बिंदु है, दिख भी नहीं रहा होगा आप। लेकिन अगर मैं इसी को बड़ा कर दूं, ये अब दिख रहा है। क्या ये छोटा वाला नहीं है, ये भी बिंदु है। सिंपल सा एक डॉट लगा दिए, दिख रहा है आपको, ये भी क्या है, एक पॉइंट है। सिंपल सा बात ये है कि पॉइंट की डिफिनीशन ये कहते हैं कि जिसकी जीरो डायमेंशन हो। जीरो डायमेंशन का मतलब ना लंबाई ना चौड़ाई। जिसकी एक डायमेंशन हो उसको बोलते हैं लाइन। लाइन में केवल एक डायमेंशन है, लेंथ। इसकी लेंथ ज़्यादा होती है और ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई ये मिनिमम होती है, नील होती है। तो ये क्या है, ये ऐसे टर्म हैं जो कि पहले से ही मान लिए गए हैं कि ये पॉइंट का मतलब क्या होता है, उसको आप डिफाइंड नहीं कर सकते, ये अनडिफाइंड टर्म है। ठीक, इनकी हेल्प की सहायता से हम किसी एक यूनिवर्सल ट्रुथ पर पहुंचेंगे और उस यूनिवर्सल ट्रुथ का इस्तेमाल करके जो हमेशा सतत है, सत्य है, उसको हम मान करके थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे। तो इस चैप्टर में हमें यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में ही जानना है। ठीक है, तो उसके पहले कुछ चीज़ें ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, यूक्लिड ज्योमेट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्री का मतलब होता है मेजर। इसकी सहायता से इन्होंने क्या किया, जो ऐसा नहीं कि पृथ्वी का मेजरमेंट किया, पृथ्वी का मेजरमेंट तो किया ही किया, साथ में जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। देखिए, इन्वेंशन इज नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। जो आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी है। जब तक आवश्यकता नहीं होगी तब तक आविष्कार होगा ही नहीं होगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं। अगर लिखने की जरूरत ना होती तो पेन और मार्कर का इस्तेमाल, पेन और मार्कर का आविष्कार क्यों होता, नहीं होता। अब इनको जरूरत क्यों पड़ी, सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपकी बुक में जो दिया है वो ये दिया है कि ये जो यूनान का क्षेत्र है वो मिस्र और यूरोप का निचला हिस्सा, जहाँ पर भूमध्य सागर है, आप मैप में देखेंगे वहाँ पर है। तो वहाँ पर क्या होता है कि नील नदी में हर साल बाढ़ आती थी मिस्र में। और जब बाढ़ आती थी तो नदी क्या करती थी, अपने जो तटबंध हैं उनको तोड़ करके, किनारों को तोड़ करके बाहर निकल जाता था उसका पानी। तो उसके अगल बगल जो खेत थे वो क्या हो जाते थे, नष्ट हो जाते थे। फिर उसके बाद बाढ़ शांत हुई, फिर से वो खेत आ गए। लेकिन उसमें जो हमने बाउंड्री बनाई थी कि ये इनका है, ये इनका है, यहाँ पर हमने गेहूँ उपजाया था, यहाँ चावल उपजाया था, वो सब क्या होता हो जाता था, नष्ट हो जाता। तो हमें एरिया को मेजरमेंट की जरूरत पड़ी। आपने सुना भी होगा, ये तो हुआ पहला केस। आपने दूसरा सुना होगा, मिस्र के पिरामिड। मिस्र के पिरामिड
कुछ ऐसे। ये इससे ये का आधार ऐसा है। इसको और आगे बढ़ाते जाइए तो एक ट्रायंगुलर शेप आपको बन जाएगा, जहाँ से चारों शीर्ष जो है जुड़े होंगे। इसको मिस्र की पिरामिड फेमस है। अब सोचिए वो कैसे बनाए होंगे, कैसे उनका मेजरमेंट लिया गया होगा। तो मेंसुरेशन की जो टेक्निक है, जिससे हम लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, एरिया, पेरीमीटर, ये सब नापते हैं। ये सब क्या है, पहले ही उन्होंने इस चीज़ को फार्मूला डिराइव कर लिया था। और आज भी मिस्र के पिरामिड एक आश्चर्य का विषय है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम जरा रिवाइज कर लेते हैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। ये तो रहा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब कुछ चीज़ें रिवाइज करते हैं। हमने पॉइंट पढ़ रखा है। पॉइंट क्या है, एक बिंदु है जिसमें जीरो डायमेंशनल होती है, ना लंबाई होती ना चौड़ाई। इसको हिंदी में बोलते हैं बिंदु। दूसरा हमने लाइन पढ़ रखा है, रेखा, जिसके दो शीर्ष होते हैं, कॉर्नर होते हैं, और ये इधर भी बढ़ सकती है और इधर भी बढ़ सकती है। तीसरा हमने पढ़ा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है कि इस लाइन का एक टुकड़ा को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा बात हम लोगों ने पढ़ रखी है रे। रे क्या होती है, जो एक बिंदु से स्टार्ट होती है और एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती जाती है। ये बैक, इस बिंदु से बैक नहीं जाएगी, एक ही डायरेक्शन में जाएगी। ठीक, ये होती है रे। किरण, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, रेखाखंड। किरण को ऐसे सोचिएगा जैसे टार्च, टार्च जलाए तो जो टार्च की रोशनी ऐसे फैल रही है चारों तरफ, एक ही डायरेक्शन में फैलती है। इधर आप टार्च पकड़े खड़े हुए हैं, पीछे साइड नहीं जाएगी रोशनी, आगे की तरफ ही रहेगी। ठीक, जिधर टार्च का मुंह रहेगा। अब हमें यहाँ पर क्या सीखना है कि इसकी सहायता से कुछ चीज़ें हमें सीखनी है। इन चीज़ों को सीखने से पहले हम देखते हैं यूक्लिड्स एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। एक्सियोम्स का क्या मतलब होता है, अभिगृहित, हिंदी में बोलते हैं। एक्सियोम्स क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और पोस्टुलेट्स का मतलब होता है अभिधारणा, हिंदी में। इन दोनों की हेल्प की सहायता से हम क्या करेंगे, ये टर्म हमेशा लगभग ज्योमेट्री के टर्म में ही यूज होता है, एक्सियोम्स। ठीक, और पोस्टुलेट्स किसी भी रेफरेंस में यूज हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ज्योमेट्री के टर्म में हो। ठीक, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये है कि जैसे पोस्टुलेट का एक एग्जाम्पल देखते हैं। अभिधारणा क्या बनी है, अभिधारणा, अभिधारणा ये बनी है कि सूर्य हमेशा पूरब से उगता है और अस्त किधर होगा, पश्चिम से। ये क्या है, अभिधारणा है। लेकिन अगर ये कहें कि सूर्य और चंद्रमा का आकार गोला है, अगर मैं ये मानकर चलूं कि चंद्रमा पूर्णिमा का चांद है, मतलब वो पूरा का पूरा है, तो ये क्या है, ऑक्सियोम्स। क्यों, क्योंकि ज्योमेट्री के रेफरेंस में हमेशा यूज होगा। ठीक है, जहाँ पर शेप की बात हो, जहाँ पर लाइन सेगमेंट की बात हो, जहाँ पर इक्वलिटी की बात हो, और इसका ज्योमेट्री से लेना देना कुछ नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यूक्लिड्स के कुछ एक्सियोम्स देखते हैं। ठीक है, अभिगृहित देखते हैं। पहला इन्होंने ये कहा, स्टेटमेंट ये दिया कि अगर, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूं और इसी को स्टेटमेंट रूप में लिख लेंगे। अगर ए बी के इक्वल है और सी बी के इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी इक्वल है। इसका क्या मतलब है कि इफ एनी टू नंबर्स
आर, इफ एनी टू नंबर्स कहिए, टू फिगर्स कहिए, हम यहाँ पर ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो फिगर की बात करेंगे। इफ टू फिगर्स आर इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर इक्वल का टर्म क्या बताएगा? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सर्वांग सम, हिंदी में बोलते हैं इसको सर्व अंग सम, मतलब सारे के सारे अंग बराबर हों। जैसे अगर ये एक ट्रायंगल है, इसकी साइड है ए बी सी, तो इसी के जैसा एक दूसरा ट्रायंगल बना दीजिए डी ई एफ। ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तब हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो ये स्टेटमेंट के रूप में क्या लिखेंगे? इफ टू फिगर्स आर equal or congruent to third figure, then these two figures are equal to each other या congruent to each other। अगर कोई दो नंबर किसी तीसरे नंबर के बराबर है, इसका मतलब कि वो दोनों नंबर क्या हैं? आपस में बराबर हैं। बिल्कुल सही बात है ये, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। ठीक। सेकंड, सेकंड क्या कह रहा है कि इफ इक्वल्स आर एडेड इन इक्वल्स, अगर दो संख्याओं जो कि आपस में बराबर हैं उसमें हम दोनों बराबर नंबर्स ऐड करते हैं। जैसे दो संख्याएं जो आपस में बराबर हैं, 2 और 2, अगर मैं इसमें इक्वल नंबर्स ऐड करता हूं, 3 और 3 दोनों में ऐड कर देता हूं, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। देन रिजल्ट्स आर आल्सो इक्वल। इसमें कोई डाउट है नहीं, हमने एग्जाम्पल में देख लिया। क्यों? क्योंकि इक्वल नंबर्स में इक्वल नंबर ऐड कर रहे हैं। इसी का उल्टा कर दीजिए, इक्वल नंबर्स में इक्वल नंबर क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, देन रिजल्ट, या ये कहिए रिमाइंडर, आर इक्वल। कोई भी नंबर ले लीजिए, 10 10, 10 में से इक्वल नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक, कहानी समझ में आ गई? चौथी बात, चौथा एक्सियोम्स क्या है? इफ वन फिगर इज इक्वल टू अनदर फिगर, मतलब ए इक्वल है बी के एंड बी इक्वल है सी के, इट मीन्स ए इक्वल है सी के। ये इसके इक्वल हुए, और मतलब पहला वाला दूसरे के इक्वल है और दूसरा वाला तीसरे के इक्वल है, इसका मतलब पहला और तीसरा इक्वल है। ठीक, ये हुआ चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है? होल इज ग्रेटर देन पार्ट। ये तो आप पहले से ही पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संगठन में शक्ति है। होल का मतलब पूरा, पूरा हमेशा एक टुकड़े से बड़ा होगा, वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे फिगर के क्षेत्र में, चाहे लाइन के क्षेत्र में, चाहे नंबर के क्षेत्र में। ठीक, ये हुआ पांचवा पॉइंट। इनको क्रम से याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इनका इस्तेमाल करके क्या करेंगे? किसी रिजल्ट पर पहुंचेंगे। ये जो रिजल्ट है, और इस रिजल्ट का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ चीजें प्रूफ करेंगे। ये जो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 आने वाला है वो इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड है। तो अभी से अगर इसको आप थ्योरेटिकली समझ लेंगे
स्टेटमेंट कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप समझ लिए तो इसका मतलब कि वहाँ पर चीज़ें आसान हो जाएंगी। हैं वो काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट, लेकिन काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि उनमें इन्हीं सब का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, ये तो हुआ पांचवा पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, इफ इक्वल नंबर्स इज डबल्ड देन रिजल्ट्स विल बी इक्वल। इक्वल नंबर्स हैं, दो और दो ले लेते हैं, इनको डबल कर देते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या हो जाएगा? इक्वल ही आएगा। क्यों ऐसा किए? क्योंकि हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, जब सेम नंबर से जोड़े तब भी रिजल्ट आया था, और सेम नंबर को किया, ये नंबर्स इक्वल होने चाहिए, और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। हम यहाँ पर डबल्ड किए, मतलब 2 टाइम्स किए, तो रिजल्ट भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसी को रिवर्स कर दीजिए, इक्वल की बजाय हाफ कर दीजिए, तो हाफ का मतलब 1/2 से गुणा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। ये जो हमने जो भी बातें पढ़ी, ये कोई भी बातें नई नहीं है, ठीक है? बस उनको एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया गया है, और कुछ भी नहीं है। आपको खाली समझने के लिए क्या करना है? मैथमेटिकल फॉर्म में ही लिखना है, क्योंकि स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे तो चीज़ें रटने वाली हो जाएंगी, उससे कोई मतलब नहीं। चलिए अब कुछ देखते हैं पॉस्टुलेट्स। पॉस्टुलेट्स की बात क्या होगा? पॉस्टुलेट्स का पहला पॉस्टुलेट क्या कह रहा है यूक्लिड का, कि जो रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट, ये दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है इनफाइनाइटली। बिल्कुल सही बात है। कोई भी लाइन के जो दो कॉर्नर हैं, इनको आप दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं इनफाइनाइटली। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि जो सर्किल है उसका सेंटर कुछ भी हो सकता है, और उसकी रेडियस कुछ भी हो सकती है। आप जितने मर्जी का रेडियस का सर्किल खींच सकते हैं किसी भी सेंटर। सेंटर का मतलब क्या हुआ? सर्किल का केंद्र। और सर्किल का केंद्र कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई जरूरी नहीं कि ओरिजिन हो सकता है सर्किल यहाँ पर हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हो सकता है इस एक्सिस पर हो सकता है इधर की तरफ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कितनी भी रेडियस का कहीं पर भी आप खींच सकते हैं। ठीक, बाकी अभी देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। तो अपने चल करके चैप्टर नंबर 5 खोल लीजिए, कुछ पॉस्टुलेट्स वहीं पर देख लेंगे। ये कहानी है कि कैसे इसका जो है ओरिजिन हुआ। देखिए यहाँ पर इन्होंने जो मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ ज्योमेट्री से रिलेटेड होगा उसको हम बोलेंगे पॉस्टुलेट्स। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, शायद मैंने रिवर्स बता दिया था, एक्सियोम उसको बता दिया था, तो उसको करेक्ट कर लीजिए। जो चीज़ ज्योमेट्री के एजम्पशन से रिलेटेड होगा उसको बोलेंगे पॉस्टुलेट, अभिधारणा। और जिसको जो जनरल टर्म होगा, कॉमन नोटेशंस नोशन, वो उसको क्या बोलेंगे? एक्सियोम्स। ठीक, अभिधारणा इसको बोलेंगे और इसको अभिगृहित। ठीक, ये जो मैंने 5-6 बताए आपको, ये लिखे हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। ठीक, इसमें कोई
अब देखिए, यूक्लिड के 5 पॉस्टुलेट्स। पहला क्या है? ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर तक ड्रा की जा सकती है। ये 2 पॉइंट हैं, यहां से यहां ड्रा कर लीजिए। आपको जो जानना है वही जानना है कि एक बिंदु से कितनी भी लाइनें पास हो सकती हैं। तो एक बिंदु से इनफाइनाइट लाइनें पास हो सकती हैं, लेकिन ऐसी लाइन जो 2 डिफरेंट पॉइंट से पास हो वो केवल और केवल एक ही होगी। इसके अलावा और कोई दूसरी लाइन नहीं हो सकती जो इन दोनों बिंदु से पास हो सके, ए बी से। यह आपको फार्मूले वाली कॉपी में नोट कर लेना है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं, लेकिन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से, 2 अलग अलग पॉइंट से केवल और केवल एक ही रेखा पास होगी बस। पूरे यूनिवर्स में कभी भी 2 रेखाएं पास नहीं होंगी। ठीक है। ये आगे लिखा है, given 2 distinct points there is a unique line that passes through them। क्या कह रहा कि अगर 2 अलग अलग पॉइंट हैं उनके बीच में एक यूनिक लाइन होगी। यूनिक का मतलब कोई दूसरा नहीं हो सकता जो कि उन दोनों से पास हो। देखिए इसमें लिखा है ये P और Q। P से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है Q से, लेकिन P और Q दोनों से एक केवल और केवल एक ही लाइन पास हो सकती है बस। ठीक। तीसरा क्या है? पोस्टुलेट 2, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफिनिटली। जो टर्मिनेटेड लाइन है मतलब रेखाखंड है, वो इनडिफिनिटली तरीके से प्रोड्यूस की जा सकती है। ये यहाँ का है, आगे बढ़ा दीजिए, आप कहीं और का खंड ले लीजिए, कहीं और का खंड ले लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आगे क्या है? ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एनी रेडियस, ये आपको बता चुके हैं। हाँ, लास्ट के वो 4th नंबर क्या है? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जो समकोण होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू इक्वल होती है। समकोण का मतलब क्या है? 90 डिग्री। जब वो 90 डिग्री है ही है, फिक्स हो गए, तो इसका मतलब कोई भी राइट एंगल हो वो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। एक राइट एंगल दूसरे राइट एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू फिक्स है 90 डिग्री। ठीक। आगे क्या है? इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल। हाँ जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको जरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। मैंने आपको बता रखा है क्लास 8th में, अगर आपको फार्मूले वाली कापी आपने खोली होगी तो बता रखा है कि अगर एक ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल का मतलब तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा अगर 2 लाइनों को काट रही है और तिर्यक रेखा के एक तरफ जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं ये और ये, अगर मैं इनका सम करूं, एंगल ए और एंगल बी का, अगर ये सम 180 डिग्री आता है, मतलब इंटीरियर एंगल लाइन के एक तरफ, चाहे इधर का ले लीजिए चाहे इधर का ले लीजिए, सी और डी, अगर मैं इनका सम करूं और ये 180 डिग्री आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। फिर से सुनिए, अगर एक ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल का मतलब तिर्यक रेखा 2 लाइनों को कुछ इस तरीके से काटती है कि ट्रांसवर्सल के एक तरफ बने इंटीरियर एंगल्स का सम, जो आंतरिक कोण बन रहे हैं उनका सम अगर किया जाए और अगर वो 180 डिग्री आ जाए, इसका मतलब कि वो जिन 2 लाइनों को काट रही है वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। इसी को उल्टा कर दीजिए कि अगर एक ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइंस को कट करेगी तो जो इंटीरियर एंगल बनेंगे उनका सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा ट्रू हैं, चाहे ये कहिए चाहे ये कहिए। ठीक है। अब क्या कह रहा है इस पॉस्टुलेट्स में? क्या कह रहा है कि अगर कोई 2 लाइंस हैं, ये ऐसे हैं, और एक ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है, तो अगर इसके एक तरफ के दोनों इंटीरियर एंगल्स को मैं सम करूंगा तो ए और बी, एंगल ए और एंगल बी, ये हमेशा 180 से छोटा आएगा। और दूसरी तरफ वाला सी और डी,
ये 180 से बड़ा आएगा। अब ये पोस्टुलेट क्या कह रहा है कि जो इंटीरियर एंगल का सम जिधर 180 से कम आ रहा है उसको अगर आप आगे बढ़ा देंगे तो स्ट्रेट लाइन, जहां भी स्ट्रेट लाइन किधर की तरफ कट करेगी, जिधर की तरफ एंगल का सम 180 से छोटा आ रहा है उधर की तरफ कट करेगी, और जिधर की तरफ एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम 180 से बड़ा आ रहा है उधर की तरफ ये क्या होगी, कट नहीं करेंगी, डाइवर्ज होंगी, आगे फैलेंगी। लेकिन यहां पर क्या है, कन्वर्ज होंगी, जाकर के मिलेंगी। किस तरफ मिलेंगी, जिधर की तरफ इंटीरियर एंगल्स का सम अगर मैं करूंगा वो 180 से छोटा आएगा उधर की तरफ जाकर के मिलेंगी, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो। वही यहां पर कहा गया है। क्या कहा गया है, इफ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, एक स्ट्रेट लाइन जो दो स्ट्रेट लाइन पर फॉल कर रही है, गिर रही है, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड के इंटीरियर एंगल ऑफ इट टेकन टूगेदर लेस देन टू राइट एंगल, टू राइट एंगल का मतलब 180 से छोटा है, देन द टू स्ट्रेट लाइंस if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than two right angle। जहां पर एंगल क्या है 180 से कम हो, उधर की तरफ जाकर के ये लाइनें क्या होंगी, मिलेंगी, कन्वर्ज करेंगी। ठीक है, ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। और अगर 180 हो गया तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल, ये वाली डेफिनेशन लग जाएगी। ये आपको बता ही चुके, अभी रिवाइज भी करा चुके। ठीक, चलिए अब हम थ्योरम की बात करेंगे। क्या है, देखिए, इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन। अब इन्हीं रिजल्ट्स का इस्तेमाल करके हमें कुछ चीजें डिराइव करनी है, प्रूफ करनी है। जिसको हम प्रूफ करेंगे उसको बोलेंगे थ्योरम, प्रमेय। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रमेय। इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन, 3 पॉइंट है, बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, बी ए और सी के बीच में। आगे क्या कह रहा, प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ए बी और बी सी किसके इक्वल हो जाएंगे, ए सी के इक्वल। अब आपको पता है, क्या पता है, इन ये जो आपने पढ़ा, ये जो पॉस्टुलेट और एक्सियोम्स, उनका इस्तेमाल करके आपको ये चीज प्रूफ करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ किया इन्होंने। क्या कह रहा, इन द फिगर गिवन एबव ए सी coincides विद ए बी एंड बी सी। जो ए सी है वो ए बी प्लस बी सी के साथ क्या कर रही है, coincide कर रही है। यूक्लिड एक्सियोम 4 क्या कह रहा है, विच coincide with another are equal to one another, so it can be deducted that ab plus bc is equal to ac। एक्सियोम 4 क्या कह रहा, that things which coincide with one another are equal to one another। जो चीजें coincide कर रही हैं वो क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के। ठीक, एजम्पशन इन्होंने क्या माना कि एक ही लाइन है जो पास कर रही है। ये सब फालतू की बातें हैं। चलिए, प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। बहुत ही आसान है, एक लाइन सेगमेंट इन्होंने ले लिया। अब किसी भी लाइन सेगमेंट से इक्विलैटरल ट्रायंगल आप बना सकते हैं। तो क्या कीजिए, गोला प्रकार की सुई यहाँ पर रखिए, यहाँ से यहाँ तक दूरी का क्या ले लीजिए, एक सर्किल, आर्क लगा दीजिए, चाप जिसको हिंदी में बोलते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम गोला प्रकार की सुई यहाँ पर रखिए और यहाँ पर क्या रखिए, पेंसिल, एक आर्क बना दीजिए, जहाँ पर ये दोनों कट कर रहे हैं वहाँ से इसको मिला दीजिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया ए बी सी। क्यों किए ऐसा, अब कोई भी साइड आपको गिवन हो आप बना लेंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों तरफ के आर्क इसी लंबाई के लगे हैं, ए बी लंबाई के, वही इसमें इन्होंने बताया। ठीक, चलिए, थोड़ा ये चैप्टर और इसके आगे वाले 2 चैप्टर थोड़ा आपको बोरिंग लगेंगे, लेकिन जो है चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। थ्योरम क्या कह रहा, टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। जो दो अलग अलग लाइन हैं
वो एक दूसरे को जहां भी कट करेंगी केवल और केवल एक ही पॉइंट ऐसा होगा जहां पर कट करेंगी, कभी भी दो पॉइंट पर वो कट नहीं कर सकती। ठीक। अब देखिए इन्होंने कैसे प्रूफ किया, क्या कह रहे हैं, ये मान लिया है कि दो पॉइंट पर वो कट कर रही हैं, लिखा है ना, एल एंड एम दो लाइन है और हमें प्रूफ करना है कि ओनली वन पॉइंट कॉमन है। तो क्या मान लिया कि इंटरसेक्ट्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पी एंड क्यू, ये मान लिया कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो अगर दो लाइन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से पी एंड क्यू से पास हो रही हैं, लेकिन एजम्पशन क्लास क्या कर रहा है कि एक ही लाइन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास होगी। जब एक ही लाइन दो डिस्टिंक्ट लाइन से पास होगी, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या हैं, एक ही हैं, तभी तो पास होगी ना। अब ध्यान से सोचिए, अगर एल पी और क्यू से पास हो रही है, एल किससे पास हो रही है, पी और क्यू से, और आप ये कह रहे हैं कि एम भी सी से पास हो रही है, तो ये तो क्लैश कर गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एम भी इन दोनों पॉइंट से पास होगी तो तभी होगी जब पी और क्यू एक ही पॉइंट बन जाए, तब उसी से एल भी पास हो जाए और उसी से क्या पास हो जाए, एम। अगर ये दोनों रेखाएं दो बिंदु पर कट कर रही हैं, पी और क्यू पर, जब दो बिंदु पर कट कर रही हैं, इसका मतलब कि उसी बिंदु से ये एल भी जा रही है और उसी बिंदु से एम भी जा रही है। तो हमारी ये एजम्पशन जो हमने एक्सियोम पढ़ा है कि एक लाइन दो अलग अलग बिंदु से पास होने वाली केवल और केवल यूनिक लाइन होती है, इकलौती लाइन होती है, और यहाँ पर क्या है, दो लाइनें पास हो रही हैं। तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये दोनों पॉइंट एक हों। इसका मतलब जो हमने एजम्पशन लिया था कि ये दो अलग अलग पॉइंट में कट कर रही हैं, वो गलत है, वही इन्होंने लिखा है। ठीक। चलिए एक्सरसाइज 5.1 आगे क्या कह रहा, वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से एक ही लाइन पास होगी या इनफाइनाइट लाइन पास होंगी। एक पॉइंट ले लीजिए, इससे कई सारी लाइन से निकाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल और केवल एक ही लाइन होगी यूनिक, जबकि यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट, तो ये फॉल्स है। आगे क्या है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफिनिटली ऑन बोथ साइड, ये सही है बिल्कुल, कहीं से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इफ़ टू सर्किल्स आर इक्वल, अगर दो सर्किल इक्वल हैं तो इसका मतलब कि उनके रेडियस क्या है, इक्वल, सही बात है ये। इसका एग्जाम्पल क्या है, आपके घरों में माताएं बहनें क्या पहनती होंगी, चूड़ियाँ, आप देख लीजिए, वो हर एक चूड़ी क्या होती है, इक्वल होती है। कंगन जो होते हैं जो हाथ में पहने जाते हैं, एक के ऊपर एक रख दीजिए, उनका सबका रेडियस क्या होता है, सेम। आगे क्या कह रहा, इन ए फिगर इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, और पी क्यू किसके इक्वल है, एक्स वाई के, तो ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, बिल्कुल, ये हमारी क्या है, एक्सियोम। देख लीजिए कौन सा नंबर उससे मतलब नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, गिव ए डिफिनीशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। पैरेलल लाइन क्या होती हैं, जो लाइन एक दूसरे को कट ना करें। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, जो एक दूसरे को कट करें लेकिन एंगल क्या बनाए, 90 डिग्री। लाइन सेगमेंट क्या होता है, किसी लाइन का एक टुकड़ा, ये लाइन सेगमेंट हो जाता है। रेडियस ऑफ सर्किल क्या होती है, सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस, यही तो होती है ना रेडियस, सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस। अब आगे क्या कह रहा है, आर देयर अदर टर्म्स नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। अब पूछा जाए सरकमफेरेंस क्या होता है, पहले सरकमफेरेंस को डिफाइन कीजिए, जो हम चारों तरफ वो करते हैं और जो चक्कर लगाते हैं वो सरकमफेरेंस है। ठीक। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटर होता है जिसमें चार साइड्स होती हैं और उनके बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, और ये चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, consider two postulates given below, given any two distinct points A and B, there exists a third point C which is in the between A and B। अच्छा,
देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। हो सकता है, ये भी हो सकता है। डू दीज पॉस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स? बिल्कुल। अनडिफाइंड टर्म्स क्या होते हैं, क्या क्या है इसमें? पॉइंट है। आगे क्या कह रहा है? आर दीज पॉस्टुलेट्स कंसिस्टेंट? क्या ये कंसिस्टेंट हैं, हमेशा सही हैं? देखिए, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन द बिटवीन ए एंड बी। ये तो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल। जो उसके एक ए और बी हैं पॉइंट, तो इनके बीच में एक पॉइंट सी होगा जो इनके बीच में होगा। एक पॉइंट होगा जो इसके बाहर भी हो सकता है। आगे क्या करा? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। एट लीस्ट नहीं, कितने भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। यहाँ पर एट लीस्ट के बजाय 1 पॉइंट होता ज़्यादा सही होता। ठीक। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पॉस्टुलेट्स? क्या ये यूक्लिड पॉस्टुलेट से हो सकते हैं? तो ये वाला तो यूक्लिड पॉस्टुलेट से हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता। ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। अच्छा, फिगर ड्रा कर लेते हैं। ए सी, अच्छा, ए सी इज इक्वल टू बी सी। इसका मतलब क्या है कि सी इसका क्या है? मिड पॉइंट। ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो ए सी में क्या ऐड कर दीजिए? दोनों तरफ ए सी ऐड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ए सी की वैल्यू निकालनी है। बी सी वहाँ पर नहीं है, तो बी सी को हमें गायब करना है। बी सी गायब तभी होगा जब हम ए सी उसमें ऐड करेंगे। अब बी सी प्लस ए सी क्या बन गया? ए बी। और ये क्या बन गया? 2AC। तो ए सी इज इक्वल टू क्या मिला? हाफ ए बी। प्रूफ हो गया, बहुत ही आसान है। ठीक। आगे क्या कह रहा कि प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हर एक लाइन सेगमेंट केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होगा उसका। तो आप क्या कर लीजिए, इसका उल्टा मान लीजिए। मान लीजिए 2 पॉइंट हैं, ए बी के मिड पॉइंट में 2 पॉइंट हैं, सी और डी। अगर सी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? ए सी इज इक्वल टू बी सी। और अगर डी मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा? ए डी इज इक्वल टू बी डी। अब आपको ये सोचना है कि अगर मिड पॉइंट हैं, मतलब ए सी को आप क्या मान सकते हैं? हाफ ए बी, उस वाले क्वेश्चन से। और ए डी को आप क्या मान सकते हैं? हाफ ए बी। अब पॉस्टुलेट लगाइए, वो एक्सियोम, कि अगर एक नंबर दूसरे के इक्वल है और दूसरा नंबर भी पहले के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों क्या है? इक्वल। इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू ए डी। और ए सी ए डी तभी होगा जब सी इक्वल टू डी। मतलब एक एक और केवल एक ही पॉइंट मिड पॉइंट हो सकता है, दो नहीं हो सकते। ठीक। आगे, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी। अच्छा, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। कैसे करेंगे? चलिए, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ए सी की वैल्यू रखिए ए बी प्लस बी सी, बी डी की वैल्यू रखिए बी सी प्लस सी डी। बी सी और बी सी कैंसिल, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया? प्रूफ हो गया, बिल्कुल प्रूफ हो गया। ठीक, बस कहानी खत्म। एक्सियम 5 देख लीजिएगा क्या है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ ही है। ठीक। चलिए, आज का चैप्टर ये समाप्त होता है। अब आपका काम क्या है? दो ही काम है, एक पहाड़ा याद करना और दूसरा फार्मूले वाली कॉपी का रिवीजन। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।